लॉरेंस बिश्नोई का नाम आजकल किसी सिक्के की तरह हर किसी की जुबान पर है। उसकी दहशत और तानाशाही का आलम यह है कि उसकी तूती अब पूरी व्यवस्था के नक्कार खाने में सुनाई देती है। यह बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि जांच एजेंसियों का यही मानना है। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई इन दिनों मुंबई अंडरवर्ल्ड में दाऊद इब्राहिम की जगह लेने का सपना देख रहा है, और जैसा कि आप जानते हैं, वह अपनी क्रिमिनल सिंडिकेट को ठीक वैसे ही चला रहा है जैसे कभी डी कंपनी को चलाया जाता था। इस पूरे गेम में एक नाम सबसे ज्यादा डर और सम्मान पैदा करता है, और वह नाम है लॉरेंस बिश्नोई। यह नाम इतना बड़ा कैसे बना, यह सवाल सभी के जहन में आता है। क्या वजह रही जिसने लॉरेंस को उस पोजीशन तक पहुंचाया जहां वह न सिर्फ अपने दुश्मनों बल्कि बॉलीवुड और मुंबई के बड़ी शख्सियतों के दिलों में खौफ का कारण बन चुका है। जो कारनामे उसने अंजाम दिए वह किसी भी फिल्म से कम नहीं है। उसकी हर हरकत और हर कदम में वही खतरनाक रणनीति थी जिसने उसे अंडरवर्ल्ड का एक नामी और असरदार खिलाड़ी बना दिया। जब कोई उसकी बात करता है तो कई लोग डर से कांप जाते हैं, और यह डर सिर्फ अपराधियों में नहीं बल्कि कुछ बॉलीवुड सितारों में भी देखने को मिलता है जो उसकी ताकत से वाकिफ है। एक बार किसी ने पूछा था, लॉरेंस बिश्नोई के नाम से क्या डर लगता है? तो जवाब था, क्योंकि जो काम वो करता है वह दूसरों के लिए सिर्फ खौफ का कारण बनता है। अब तो यह नाम पूरी तरह से चुपचाप नहीं बल्कि बिन बोले ही सबकी जुबान पर है, और जब तक यह नाम चलेगा लोग उसे सिर्फ बुरा ही नहीं बल्कि बड़े सम्मान से भी लेंगे। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में आपने अक्सर सुना होगा कि किसी ने खुलेआम कोर्ट रूम में घुसकर आधुनिक हथियार लहराए, टारगेट को गोली मारी और फिर बिना किसी डर के उस जगह से भाग निकला। और तो और इस दौरान अदालत के भीतर मौजूद हर कोई, यहां तक कि कानून भी खामोश होकर मूक दर्शक बनकर देखता रहा। हत्यारे बिना किसी रुकावट के अपना काम करके आराम से कोर्ट परिसर से बाहर निकल गए। ये सब कुछ लॉरेंस बिश्नोई के आदेश पर हुआ। उसके गैंग के लोगों ने इस कांड को अंजाम दिया, और वह एक बार फिर से यह साबित कर दिया कि उसके नाम से ही डर सभी में बैठा है। इस वीडियो में हम आपको इस खतरनाक कांड के बारे में पूरी जानकारी देंगे जिसमें लॉरेंस बिश्नोई का हाथ था, और किस तरह उसने अंडरवर्ल्ड के अपने प्रभाव को और मजबूत किया। लेकिन उससे पहले जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो आपको बिना किसी रुकावट के मिलते रहे। अब इस कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान के चूरू जिले से, जो हरियाणा और राजस्थान की सीमा पर स्थित है। चूरू का राजगढ़ इलाका पहले तो खेलों के लिए जाना जाता था, लेकिन यहां की सच्चाई यह है कि अपराध भी यहां बहुत फल फूल रहे थे। यह इलाका एक तरह से अपराधियों का गढ़ बन चुका था। साल 2018 की जनवरी महीने की 17 तारीख, जब राजस्थान के राजगढ़ स्थित मिनी सचिवालय में कोर्ट की कार्यवाही चल रही थी, वहां पर एक खतरनाक अपराधी की पेशी होनी थी। जिस अपराधी की हम बात कर रहे हैं वह कोई मामूली अपराधी नहीं था। उस पर पुलिस ने कुल 42 गंभीर मामले दर्ज किए थे, और उसकी कुख्याति पूरे इलाके में फैली हुई थी। अब सोचिए, जब ऐसी पेशी हो तो उसकी सुरक्षा कितनी सख्त होगी। लेकिन कुछ ऐसा हुआ जो ना किसी ने सोचा था और ना कभी सुना था। इस दिन की कहानी ने कानून और व्यवस्था को भी हिलाकर रख दिया। तो अब जानते हैं कि आखिर कौन था अजय जैतपुरा। अजय का जन्म एक बहुत साधारण परिवार में हुआ था। उसके परिवार में विजय और राजेश नाम के 2 भाई भी थे। शुरुआती दिनों में अजय का सपना था कि वह अपने परिवार का सहारा बने, लेकिन कुछ गलत फैसलों ने उसे इस रास्ते पर ले लिया जहां वह अब था। साल 2006 में अजय ने अपराध की दुनिया में कदम रखा। वह सोचता था कि कम समय में ज्यादा पैसा कमाने के लिए यह रास्ता सही है, परंतु इस चक्कर में उसने अपराध के दलदल में अपने पैर मजबूती से रख दिए। शुरुआत में उसने एक मारपीट के मामले में आरोपी बना दिया गया। फिर क्या था, अपराध की दुनिया से उसका जुड़ाव और बढ़ता गया। इस बीच हत्या के प्रयास, अपहरण, लूट, डकैती, सरकारी काम में बाधा डालना, मारपीट और चोरी जैसे कुल 42 मामले उसके ऊपर दर्ज हो गए। यही नहीं, साल 2007 में उसकी हिस्ट्री शीट भी तैयार हो गई और वह अब पुलिस के रडार पर था। इसके बाद 24 जून 2006 को एक बड़ा मामला सामने आया, जब सादुलपुर बैरासर छोटा के कुलदीप सिंह ने शिकायत दर्ज कराई कि उसे रास्ते में रोककर कुछ लोगों ने मारपीट की और उसकी सोने की चेन छीन ली। इस मामले में अजय जैतपुरा के अलावा उसके दोनों भाई विजय और राजेश और एक रविंद्र नाम का शख्स भी आरोपी थे। अजय अपने 3 भाइयों में सबसे बड़ा था। वह शादीशुदा था और उसका एक बेटा भी था। लेकिन उसने जिस रास्ते को चुना, उस रास्ते ने उसे
और उसके परिवार को खौफनाक दुनिया में धकेल दिया। अजय जैतपुरा, जो सादुलपुर में शराब की तस्करी और हत्या के प्रयास के मामलों में लंबे समय तक फरार रहा, उसके ऊपर पुलिस का ध्यान तब और भी बढ़ गया। इसके चलते 23 अक्टूबर 2015 को बीकानेर संभाग के आईजी ने उसे पकड़ने के लिए 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। अब शायद आपके दिमाग में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई और उसकी गैंग को अजय जैतपुरा से क्या दुश्मनी थी। तो आपको बता दूं कि अजय जैतपुरा का और लॉरेंस बिश्नोई का टकराव एक खतरनाक मोड़ पर पहुंचा और यह सब शुरू हुआ था चूरू के एक बड़े गैंगस्टर अनिल कहर से। अनिल कहर, जो चूरू के धनी इलाके का निवासी था, लॉरेंस बिश्नोई और संपत नेहरा के साथ गहरी दोस्ती में था। इन तीनों की दोस्ती काफी मजबूत थी, लेकिन साल 2015 में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने इस दोस्ती को चूर चूर कर दिया। 25 जून 2015 को पुलिस ने अनिल कहर का एनकाउंटर कर दिया और उसे मार गिराया। इस घटना के बाद लॉरेंस बिश्नोई और संपत नेहरा के गैंग को शक हुआ कि अजय जैतपुरा ने अनिल कहर के एनकाउंटर में पुलिस की मदद की थी और वह एक मुखबिर की भूमिका में था। बस यही वह मोड़ था जब अजय जैतपुरा को ठिकाने लगाने की योजना बननी शुरू हो गई। इस शक ने उसे सीधे अपराधी दुनिया की आंखों में डाल दिया और अब उसका सामना उन गैंग से होने वाला था जिनसे वह कभी जुड़ा नहीं था। 12 फरवरी 2016 को जयपुर के जवाहर सर्किल से सादुलपुर के थाना अधिकारी अनिल बिश्नोई और एसआई पुष्पेंद्र झांझरिया की टीम ने अजय जैतपुरा को गिरफ्तार किया था। लेकिन असली कहानी तो इसके बाद शुरू हुई। 18 जनवरी 2019 को जब उसकी पेशी थी तो कोर्ट रूम में कुछ ऐसा हुआ जो न सिर्फ राजस्थान पुलिस के इतिहास में बल्कि पूरे देश में एक बड़ा हादसा बनकर उभरा। अजय जैतपुरा, जो हत्या के एक मामले में मजिस्ट्रेट ट्रायल पर था, उस दिन कोर्ट रूम में कुछ और ही हो रहा था। अजय के साथ उस दिन प्रदीप और संदीप नाम के 2 व्यक्ति भी थे। इस बीच एडवोकेट रतन प्रजापति भी अपने एक मामले के सिलसिले में कोर्ट में मौजूद थे। जब यह घटना घटी तो मजिस्ट्रेट उस वक्त कोर्ट में नहीं थे। इसी का फायदा उठाते हुए बदमाशों ने कोर्ट रूम के दोनों गेट से अंदर घुसकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। उन्होंने करीब 15 से ज्यादा राउंड गोलियां चलाई। गोलियां चलाने के बाद ये बदमाश फिर उसी तरह से कोर्ट रूम से बाहर भाग गए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। देखने वालों ने बताया कि इस हमले में अजय जैतपुरा को कमर के पास गोली लगी थी। पुलिस ने तुरंत सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन अजय की हालत बहुत गंभीर थी और उसे तुरंत रेफर कर दिया गया। हिसार के एक प्राइवेट अस्पताल में उसे ले जाया गया, लेकिन वहां उसकी मौत हो गई। वहीं बाकी 3 लोग जो घायल हुए थे, उनका इलाज चला। फायरिंग में घायल प्रदीप ने बताया कि जब फायरिंग शुरू हुई वह नीचे बैठ गया और अजय उसके ऊपर गिरा। गोलियां चलती रहीं और अजय की हालत बिगड़ती चली गई। पुलिस ने बताया कि इस गैंगवार को करीब 7 बदमाशों ने अंजाम दिया था। इनमें से 4 से 5 बदमाश कोर्ट रूम में घुसे थे, जबकि बाकी बाहर खड़े थे। कोर्ट रूम के सीसीटीवी फुटेज में भी 2 बदमाशों को हाथ में पिस्तौल लेकर बाहर भागते हुए देखा गया। बाद में अजय के कुछ साथियों ने उन बदमाशों का पीछा किया और उनकी गाड़ी पर फायरिंग भी की, लेकिन बदमाशों को रोकने वाला कोई नहीं था और वे आराम से कोर्ट परिसर से बाहर निकल गए। इस घटना के बाद राजस्थान पुलिस में हड़कंप मच गया और जल्द ही यह सामने आया कि इस गैंगवार के पीछे संपत गैंग का हाथ था। यह वही संपत नेहरा था जिसने लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर सलमान खान को मारने की योजना बनाई थी और उसके फार्म हाउस की रैकी भी की थी। यह पूरा घटनाक्रम न सिर्फ पुलिस के लिए बल्कि अंडरवर्ल्ड के लिए भी एक बड़ा संदेश था। खतरनाक गैंग्स अब हर जगह अपनी पकड़ बना चुके थे। चलिए अब बात करते हैं लॉरेंस बिश्नोई के उस कांड की जिसने उसे पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना दिया। खासकर उत्तर भारत में इस घटना को लेकर काफी बातें की जाती हैं और इसका सबसे गहरा असर पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री पर पड़ा, क्योंकि इस घटना के बाद पंजाबी सिंगर अब डर के साए में जीने लगे थे। जी हां, अगर आप समझ गए हैं तो हम बात कर रहे हैं सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग की पूरी भूमिका सामने आई। 29 फरवरी 2022 को पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला को कुछ बंदूकधारी ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। इस घटना से पहले विक्की मिट्ठू खेड़ा की हत्या हो चुकी थी। विक्की मिट्ठू खेड़ा लॉरेंस का करीबी दोस्त था और जब विक्की की हत्या हुई तो सिद्धू मूसेवाला के हत्याकांड में एक चीज साफ हो गई। यह सब बदले की कार्रवाई के तहत किया गया था।
अब बात करते हैं विक्की मिट्ठू खेड़ा की हत्या की, जो अगस्त 2021 में मोहाली के सेक्टर 70-1 में हुई थी। विक्की की हत्या के बाद 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन फिर भी एक शख्स शगुनप्रीत फरार होने में कामयाब रहा। शगुनप्रीत सिद्धू मूसेवाला का मैनेजर था और इस हत्या के बाद वह ऑस्ट्रेलिया भाग गया। इस पर आरोप था कि उसने हत्यारों की मदद की थी। अब चूंकि विक्की मिट्ठू खेड़ा की हत्या का कनेक्शन सिद्धू मूसेवाला से था, तो लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने सिद्धू को अपना टारगेट बना लिया। और यही वो वक्त था जब पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में एक खौफ का माहौल बन गया। सिंगर अब अपनी सुरक्षा को लेकर सतर्क रहने लगे थे, क्योंकि किसी को भी नहीं पता था कि अगला निशाना कौन होगा। यह घटना 29 मई 2022 की है, जब सिद्धू मूसेवाला को दिन दहाड़े गोलियां मारी गईं। उस दिन शाम के वक्त सिद्धू मूसेवाला अपने 2 साथियों के साथ पंजाब के अपने गांव मनसा से अपनी मौसी से मिलने जा रहा था। सिद्धू अपने फेवरेट महिंद्रा थार में ड्राइव कर रहा था। उसकी बगल वाली सीट पर उसका चचेरा भाई गुरप्रीत सिंह बैठा था और पीछे की सीट पर उसका पड़ोसी गुरविंदर बैठा हुआ था। सिद्धू के पिता बलकौर सिंह अपनी कार से बेटे की गाड़ी को फॉलो कर रहे थे, लेकिन जो कुछ भी होने वाला था वह सब उनकी आंखों के सामने घटने वाला था। उस दिन कोई नहीं जानता था कि एक आवाज के बाद सिद्धू की जिंदगी का सफर खत्म होने वाला था। सिद्धू को जिस रास्ते पर लेकर जा रहे थे, वहां एक खौफनाक हादसा इंतजार कर रहा था। सिद्धू की मौत उसके परिवार के लिए न केवल एक दिल दहला देने वाली घटना थी, बल्कि पंजाब के हर कोने में गूंजने वाली एक कहानी बन गई, जो अब तक लोगों की जुबान पर है। शाम के लगभग 5:30 थे जब सिद्धू मूसेवाला अपनी मौसी के गांव जवाहर के पास था। जैसे ही वह ब्रिज के ऊपर पहुंचा, एक कार ने अचानक उसकी गाड़ी के पीछे से फायरिंग शुरू कर दी। तभी एक और एसयूवी ने सिद्धू की गाड़ी को ओवरटेक किया और उसके ठीक सामने आकर रोड को ब्लॉक कर दिया। इस दौरान उस गाड़ी में बैठे कुछ लोग बाहर निकले और एक व्यक्ति सीधे सिद्धू की गाड़ी के सामने आकर SN 99 रशियन असॉल्ट राइफल का ट्रिगर दबा दिया। सिद्धू मूसेवाला ने अपनी रिवॉल्वर से उनका मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन यह कोशिश सफल नहीं हो पाई। उसने केवल 2 फायर किए और फिर उसकी बंदूक भी चुप हो गई, जैसे उसकी भी जिंदगी की आवाज खत्म हो गई हो। रशियन राइफल से लगातार फायरिंग जारी थी और अब मूसेवाला की गाड़ी को 2 और तरफ से घेर लिया गया था। तीनों तरफ से गोलियां चलने लगीं और सिद्धू के पास भागने का कोई भी रास्ता नहीं बचा। लगभग 30 राउंड गोलियां चल चुकी थीं। इसके बाद हमलावरों में से एक व्यक्ति सिद्धू के पास पहुंचा और यह चेक किया कि वह मर चुका है या नहीं। जैसे ही उसे यह कंफर्म हुआ कि सिद्धू मूसेवाला मर चुका है, वह अपने साथियों की ओर मुड़ा। फिर सभी हमलावर अपनी अपनी गाड़ियों में बैठकर वहां से फरार हो गए। पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार ये हमलावर पहले से इस जगह पर घात लगाए हुए थे और सिद्धू के आने का इंतजार कर रहे थे। गोलीबारी रुकने के बाद सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी के पीछे चल रहे उनके पिता बलकौर सिंह तुरंत क्राइम सीन पर पहुंचे। उन्होंने शोर मचाकर आसपास के लोगों को बुलाया और उन्हें मदद करने के लिए प्रेरित किया। लोगों के माध्यम से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। सिद्धू मूसेवाला और उसके दोनों साथी, जिनकी हालत भी गंभीर थी, तुरंत मनसा के सिविल अस्पताल ले जाए गए। वहां डॉक्टरों ने चेक करने के बाद सिद्धू मूसेवाला को मृत घोषित कर दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिद्धू के शरीर में कुल 19 गोलियां लगी थीं। सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी गोल्डी बराड़ ने ली, लेकिन इस पूरे मर्डर में लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग का हाथ होने की बात अब पूरी तरह से साफ हो चुकी थी। इसके बाद हत्या करने वाले लगभग सभी आरोपियों को पकड़ लिया गया था और अब पुलिस उन लोगों को पकड़ने की कोशिश कर रही है जो इस हत्याकांड के पीछे छिपकर इसे ऑपरेट कर रहे थे। ये लोग अपनी दहशत फैलाने के लिए षड्यंत्रों को अंजाम दे रहे थे। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक और खतरनाक कारनामा तब सामने आया जब उन्होंने बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान को मारने की कोशिश की। यह नाकाम कोशिश उसके गैंग की तरफ से की गई थी और इस पूरी घटना से साफ था कि लॉरेंस बिश्नोई बॉलीवुड में भी अपनी धौंस जमाने का इरादा रखता था। इसके अलावा सलमान खान को दी गई धमकियों ने न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि समाज के दूसरे हिस्सों में भी दहशत पैदा कर दी थी। इससे एक और बात सामने आई। लॉरेंस बिश्नोई
अब अपनी ताकत और प्रभाव को मुंबई के अंडरवर्ल्ड में भी फैलाना चाहता था। वह दाऊद इब्राहिम की जगह लेना चाहता था और मुंबई में अपनी हुकूमत स्थापित करने की दिशा में कदम बढ़ा रहा था। उसकी खतरनाक चालों से यह साफ हो गया था कि वह अब किसी भी हाल में अंडरवर्ल्ड की दुनिया में अपना सिक्का जमाना चाहता था। लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान के बीच की रार की असली वजह काले हिरण का शिकार है। भले ही सलमान खान को इस मामले में कोर्ट से राहत मिल गई हो, लेकिन लॉरेंस आज भी यह मानता है कि सलमान ने काले हिरण का शिकार करके उनके देवता का अपमान किया है। बिश्नोई समाज काले हिरण को अपने देवता का प्रतीक मानता है और उनके लिए यह एक आस्था और धर्म का सवाल है। बिश्नोई समाज के देवता जंभेश्वर महाराज ने अपने अनुयायियों को प्रकृति के संरक्षण और उसमें अपना स्वरूप देखने की शिक्षा दी थी। इनको जंभोजी के नाम से भी जाना जाता है और उन्होंने बिश्नोई समाज को 29 महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी थी, जिनका पालन आज भी इस समाज द्वारा पूरी आस्था और ईमानदारी से किया जाता है। बिश्नोई समाज के लोग काले हिरण को देवता का अगला जन्म मानते हैं, इसीलिए उनके लिए उसका शिकार करना न केवल अपराध है, बल्कि यह उनके धर्म का उल्लंघन भी है। यही वजह है कि बिश्नोई समाज शिकार करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की कोशिश करता है। अब गोल्डी बराड की मदद से लॉरेंस ने सलमान खान को मारने की धमकी दी और पूरी प्लानिंग के साथ उसे जान से मारने की कोशिश की। उसे यह धमकी देने से ही उसे एक तरह की पॉपुलैरिटी भी मिली और उसकी दहशत भी बढ़ गई। जब पहला प्रयास नाकाम हुआ और संपत नेहरा के साथ उसकी योजना विफल हो गई, तब गोल्डी बराड, लॉरेंस बिश्नोई और उनके गैंग ने प्लान बी पर काम करना शुरू किया। और अब इस नए प्लान का किस्सा कुछ इस तरह से था। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड के कहने पर एक टीम बनाई गई थी, जिसमें सबको गोल्डी की तरफ से लगातार दिशा निर्देश मिल रहे थे। इस टीम का एक अहम सदस्य था कुलदीप पंडित, जो एक शूटर था और हाल ही में जेल से पैरोल पर बाहर आया था अपनी मां के अंतिम संस्कार के लिए, लेकिन जेल जाने की बजाय वह फरार हो गया। कुलदीप पंडित की मुलाकात संपत नेहरा से हुई और संपत ने उसे गोल्डी बराड से मिलवाया। गोल्डी से जुड़ने के बाद कुलदीप की बातचीत लॉरेंस बिश्नोई से हुई और फिर सलमान खान के पनवेल वाले फार्म हाउस में उसकी हत्या करने की योजना बनाई गई। अब कुलदीप पंडित, सचिन बिश्नोई और संतोष जाधव तीनों एक्शन मोड में आ गए थे और अपनी प्लानिंग के मुताबिक काम करने लगे। उन्होंने सलमान खान के पनवेल वाले फार्म हाउस के आसपास अपनी जड़ों को मजबूत करना शुरू किया। वे जानते थे कि सलमान अक्सर इस फार्म हाउस में आता जाता रहता है, इसलिए उन्होंने यहां अपनी निगरानी रखनी शुरू कर दी। फार्म हाउस के पास पहुंचकर ये लोग करीब 1.5 महीने तक रुके रहे। इन महीनों के दौरान उन्होंने सलमान खान के आने जाने का टाइम पता किया और फार्म हाउस के आसपास की जानकारी इकट्ठा की। इसके अलावा फार्म हाउस तक पहुंचने का रास्ता काफी उबड़-खाबड़ था, इसलिए उन्होंने अपनी योजना को उसी हिसाब से तैयार किया ताकि किसी भी हाल में सलमान को कोई भी नुकसान न हो। सलमान खान पर हमला करने का उनका यह इंतजार और प्लानिंग पूरी तरह से कूटनीतिक था और हर कदम को सही तरीके से निभाने के लिए उन्होंने हर जरूरी जानकारी जुटाई। जानकारी के मुताबिक इन शूटरों ने सलमान खान के फार्म हाउस के गार्ड से दोस्ती कर ली थी ताकि अंदर की जानकारी हासिल की जा सके। उनका मकसद था यह जानना कि जब सलमान खान फार्म हाउस आता है तो उसके साथ कितने बॉडीगार्ड होते हैं और उनके पास कौन से हथियार होते हैं। इसका एक बड़ा कारण था ताकि जब सही मौका मिले तो वे सलमान का मुकाबला कर सकें। सलमान खान पहले ही 2 बार फार्म हाउस आया था, लेकिन शूटरों की तैयारी पूरी नहीं थी। इस वजह से उनकी योजना को उस समय लागू नहीं किया गया। अब शूटरों की पूरी उम्मीद थी कि तीसरी बार सलमान आएगा और इस बार वे कोई गलती नहीं करेंगे। इस बार पूरी तरह से तैयार होकर उन्होंने सलमान खान को किसी भी हाल में बचकर जाने का मौका न देने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही सलमान खान के तीसरी बार आने की जानकारी मिली, देश की जांच एजेंसियों को भी इन शूटरों के प्लान का भेद लग गया। एजेंसियां तुरंत अलर्ट हो गईं और शूटरों के सारे इरादों को नाकाम कर दिया। समय रहते इन सभी शूटरों को अपनी पूरी योजना छोड़कर भागना पड़ा। यह जानकारी जब पब्लिक डोमेन में आई तो यह साफ हो गया कि लॉरेंस बिश्नोई का नेटवर्क और उसकी पहुंच कितनी खतरनाक और गहरी है। यह पूरी घटना यह दिखाती है कि लॉरेंस और उसके गैंग की ताकत कितनी बढ़ गई थी और उनकी पकड़ अब किसी भी जगह तक जा सकती है। ये थे लॉरेंस बिश्नोई के 3 खतरनाक कारनामों के बारे में कुछ अहम पहलू।
इन घटनाओं से आप आसानी से समझ सकते हैं कि सलमान खान को निशाना बनाकर लॉरेंस बिश्नोई ने कितना बड़ा खेल रचा था। अगर वह सलमान खान को मार डालता तो उसकी दहशत और भी कायम रहती, और अगर वह सलमान से माफी मंगवा लेता तो भी उसकी जीत होती। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,